1913 में नील्स बोर ने जब रदरफोर्ड ने जो परमाणु संरचना दिया तो उसमें भी कई सारी कमियां रह गई और उन कमियों की वजह से जो है नील्स बोर को फायदा मिल गया और उन्होंने जो रदरफोर्ड में बस एक सिद्धांत को मिलाया, वो था प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत मिलाया, बस रदरफोर्ड में प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत मिला दिया, बन गया नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। बस रदरफोर्ड में भी कुछ कमियां रह गई और नील्स बोर में भी कुछ कमियां रह गई। तो आज हम उसी कमियों को जानेंगे कि नील्स बोर में क्या कमियां रह गई। तो याद रखिएगा, जब हम रदरफोर्ड में मैक्स प्लैंक के सिद्धांत को मिला देते हैं तब जन्म लेता है नील्स बोर का सिद्धांत। बस ये समझ लीजिए कि इन वैज्ञानिकों की छोटी छोटी गलतियां आज कई सारे विद्यार्थियों का सरदर्द बन जाती है। अगर रदरफोर्ड ने गलती नहीं की होती तो आज हम इसकी कमियां नहीं पढ़ते अलग से, एक ही में सब कुछ हो जाता। ये अलग बात है। तो आज चलते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट आप याद रख लीजिए, आसानी से आपको याद रखेंगे, अन्यथा जो आपको रटने पड़ जाएंगे भाषा। तो ये 5 पॉइंट आप याद रख लीजिए तो इसे आप भाषा आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का वितरण, कि बोर सिद्धांत जो इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा पाता है। ये तो बता देता है नील्स बोर का सिद्धांत कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में बटा होता है, इलेक्ट्रॉन का जो घर है चलने का वो कक्षाओं में बटा होता है, फिर कक्षा उपकक्षाओं में बटा होता है। तो ये तो बता देता है, लेकिन किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ये बोर सिद्धांत नहीं बता सका। तो यही इलेक्ट्रॉन का वितरण को समझा नहीं सका बोर सिद्धांत। उसके बाद स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर को भी बोर सिद्धांत नहीं समझा सकता। इलेक्ट्रॉन के कारण जो परमाणु संरचना में जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता में बहुत सारे अंतर होते हैं। प्रत्येक कक्षा की तीव्रता का जो अंतर है उसको भी नहीं समझा पाता है बोर सिद्धांत। उसके बाद एक स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना को भी नहीं समझा पाता है कि जब जो रदरफोर्ड जब नील्स बोर के सिद्धांत में हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम तैयार किया गया एक इलेक्ट्रॉन वाली, तो उसमें जो देखा गया कि स्पेक्ट्रम में जो धूमिल होता है, स्पेक्ट्रम जो हमें धूल टाइप में प्राप्त होता है। धूल टाइप में इसलिए प्राप्त होता है कि वहां पर स्पेक्ट्रम रेखा जो सूक्ष्म कणों के रूप में होती है। तो उसके बारे में भी नहीं समझा सका कि आखिर वो धूमिल सा क्यों होता है स्पेक्ट्रम, उसको भी नहीं समझा सका बोर सिद्धांत। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो समझा देता है बोर सिद्धांत कि किस में कितना कक्षा बनेगा किस तत्व में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें नहीं समझा सका कि एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी कक्षाएं होंगी, कितने उपकक्षाएं होंगी, इसको भी नहीं समझा सका बोर सिद्धांत। उसके बाद है कि जटिल परमाणु वाले स्पेक्ट्रम, तो जटिल परमाणु वाले स्पेक्ट्रम को भी जो बोर सिद्धांत नहीं समझा सका। तो ये जो 5 इसकी कमियां हैं बोर सिद्धांत की, जो आपको बोर्ड मार्क्स में पूछे जाएंगे, कभी 5 मार्क्स में पूछ देता है, कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है। तो आप आसानी से याद रख लोगे तो कोई जो 2 मार्क्स में पूछे 5 मार्क्स में कोई अंतर नहीं है। तो आपको बस कुछ पॉइंट्स बस याद रखनी है। तो 5 पॉइंट मैंने बना दिए, मुश्किल से ये 3 पॉइंट में आएगा। जैसे स्पेक्ट्रमी रेखा हो गया तो इसमें तीव्रता और सूक्ष्म को एक साथ ले लेना है। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु और इलेक्ट्रॉन के वितरण को एक साथ ले लेना है, जटिल परमाणु को अलग छोड़ देना है। इस तरह से 3 पॉइंट में भी आप आसानी से याद, बस पॉइंट वाइज आपको कोई भी टॉपिक याद रह सकता है, पॉइंट वाइज समझिए और उसको माइंड में खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अगर समझ गए तो खुद ब खुद सेट हो जाएगा, अन्यथा रटना पड़ जाएगा। इसलिए कोई भी चीज समझ के पीछे तो आसानी से याद रह जाएगा।